नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी राहुल गांधी के उस बयान की जिस पर राजनीति गर्म हो गई है। क्योंकि एक दिन पहले राहुल गांधी के तपस्वी बड़ा या पुजारी वाले बयान पर हंगामा हुआ था, लेकिन अब कुरुक्षेत्र से राहुल गांधी ने जो बात कही है उस पर महाभारत शुरू हो गई है। वही बात करेंगे अखिलेश यादव की कन्नौज हुंकार की, क्योंकि सपा ने जिस तरह से मैनपुरी में जीत का परचम लहराया, उसके बाद सपा ने अपने उन किलों को मजबूत करना शुरू कर दिया है जिन पर कभी सपा का कब्जा था। वही बात करेंगे एमएलसी चुनाव की, जिसकी 5 सीटों पर 30 जनवरी को चुनाव होना है, जिसको लेकर सपा और भाजपा एक बार फिर से दो हाथ करने के लिए तैयार है। वही बात करेंगे जोशीमठ की जो तबाही के एक ऐसे टाइम बम पर खड़ा है जिसकी टिक टिक अब कर्णप्रयाग तक सुनाई पड़ने लगी है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात राहुल के बयान पर तांडव, कौरव वर्सेस पांडव। क्योंकि अभी राहुल के पुजारी वाले बयान पर सियासत खत्म भी नहीं हुई थी कि अब राहुल गांधी की 21वीं सदी के कौरव वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। राहुल ने यह तंज बिना नाम लिए आरएसएस पर किया है, जिस पर अब भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे बयानों से राहुल भाजपा को हिंदुत्व के मोर्चे पर चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे 24 की लड़ाई पास आ रही है, राहुल के हमले तेज हो रहे हैं। राहुल के बयान पर तांडव, कौरव वर्सेस पांडव। देश को किस पर गौरव? राहुल ने किसे कहा 21वीं सदी का कौरव? 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी दूरी हो, लेकिन राहुल गांधी अभी से 24 की पिच तैयार करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर की तरफ बढ़ रही, राहुल केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस पर हमलावर होते जा रहे हैं। क्योंकि अभी राहुल गांधी के तपस्वी और पुजारी वाले बयान पर राजनीति खत्म भी नहीं हुई थी कि अब राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र की धरती से कौरव वर्सेस पांडव वाला धर्म युद्ध छेड़ दिया। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी खुद को पांडवों की तरह तपस्वी बता रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बिना नाम लिए आरएसएस पर कौरव वाला हमला बोला, उससे भाजपा राहुल पर हमलावर हो गई। राहुल गांधी उनके बेटे हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन उनके अंदर भी भारतीय संस्कार संस्कृति का रंच मात्र प्रवेश नहीं हो पाया है और आज भी वो अंग्रेजियत उनके ऊपर हावी है। राहुल गांधी को हमारी हिंदू संस्कृति की समझ ही नहीं है, तो वो यही कारण है कि वो अनाप शनाप बातें कभी कभी बोल जाते हैं। और मुझे यहाँ तो मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि शायद कौरवों को ही पांडव समझते हो, तो ही आरएसएस से उनकी तुलना कर रहे हैं। उधर कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को जस्टिफाई करने में जुटी है, क्योंकि बात सिर्फ कौरव वर्सेस पांडव की नहीं, बात धर्म युद्ध की है, बात 2024 की चुनावी जंग की है। और आपके संगठन जो थे कई, वो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, उनकी सेना में भर्ती होने के लिए पत्र लिख रहे थे। तब भी कांग्रेस जोड़कर देश को मजबूत कर रही थी, आज भी कांग्रेस जोड़कर देश को मजबूत कर रही है। इस बार राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है कि इस देश में कौरव हाफ पैंट वाले हैं और उनका निशाना सीधे तौर पे आरएसएस की ओर था। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो दर्शाती है कि वो कितने परिपक्व हैं और उनको आरएसएस और बीजेपी के बारे में पता नहीं है। गौरतलब है कि जिस तरह से महाभारत के युद्ध में पांडव धर्म की तरफ खड़े थे, उसी तरह कांग्रेस बताना चाहती है कि वो धर्म की लड़ाई लड़ रही। क्योंकि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, राहुल लगातार हिंदुत्व की पिच पर भाजपा और संघ को चुनौती दे रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी इस लड़ाई में भाजपा को टक्कर दे पाएंगे और क्या राहुल विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि वो खुद को विपक्ष का नेता
साबित करें, क्योंकि राहुल गांधी जब यूपी में अपनी पदयात्रा लेकर गुजरे तब विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता उनके ध्वज तले आकर खड़ा नहीं हुआ। सबने दूर से ही शुभकामनाएं देकर राहुल को नमस्कार कर लिया था और ये बात कहीं न कहीं राहुल गांधी के जहन में है। और अब राहुल न सिर्फ आरएसएस और भाजपा को बल्कि सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो उनके साथ है वो धर्म के साथ है और जो नहीं है वो कौरव है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मैनपुरी के महाभारत का विजयी संदेश। कन्नौज के कुरुक्षेत्र में उतरेंगे अखिलेश। ये सवाल मैनपुरी में मिली जीत के बाद अब अखिलेश के उस बयान से खड़ा हो गया जो अखिलेश ने कन्नौज से दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से कन्नौज की पिच पर भाजपा को सीधी चुनौती दे रहे हैं, उससे साफ है कि सपा अपने पुराने किलों को दुरुस्त करने में जुट गई है। क्योंकि जिस कन्नौज पर अभी भाजपा का कब्जा है उस पर कभी सपा का कब्जा होता था। खुद अखिलेश कन्नौज से 3 बार सांसद रहे और इस बार सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश कन्नौज से हुंकार भर सकते हैं। चौबीस की पिच तैयार, अखिलेश की कन्नौज हुंकार। विकास वाली लड़ाई, इत्र संग्रहालय पर सियासत हाई। जिस तरह भाजपा अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए यूपी की हारी हुई सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी कर रही, उसी तरह अखिलेश यादव की नजर उन सीटों पर है जिस पर कभी समाजवादी पार्टी का कब्जा था। क्योंकि जब से सपा ने मैनपुरी में जीत का परचम लहराया, अखिलेश यादव अपने एक एक पुराने किले को फिर से जोड़ने में जुट गए हैं। और ऐसे ही एक किले का नाम है कन्नौज, जिस पर भले ही अभी भाजपा का कब्जा हो, लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव लगातार कन्नौज में भाजपा को कभी इत्र संग्रहालय के नाम पर तो कभी विकास के नाम पर चुनौती दे रहे, उससे एक बात साफ है कि इस बार कन्नौज की लड़ाई मैनपुरी के अंदाज में नजर आएगी। कन्नौज का विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और कन्नौज की जनता पुनः विकास से जुड़ना चाहती है और माता के दरबार में इसीलिए आया हूँ कि माँ से कामना करता हूँ कि कन्नौज का विकास तेजी से बढ़ाए। गौरतलब है कि मंगलवार को अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले फूलमती माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद वो कन्नौज के इत्र संग्रहालय की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर कन्नौज के विकास में रुकावट डालने को लेकर जमकर हमला बोला। कन्नौज कोई समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर, नेताजी, मैं खुद, डिम्पल यादव, यहाँ की जनता ने चुना है और जितना विकास आपको दिखाई दे रहा है ये समाजवादियों की देन है। अपनी सरकार जाते जाते आखिरी में एक वहाँ के ऊपर परफ्यूम पार्क की घोषणा मात्र की थी और उसके ऊपर ना तो कोई उसमें बजट दिया था, ना ही कोई उसकी योजना ही इन्होंने बनाई थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हम लोगों ने उसमें उसको सबसे पहले उसका नाम शुद्ध करते हुए उसको इत्र पार्क रखा, चूँकि कन्नौज की पहचान इत्र से है। इत्र पार्क के वो लेकर वहाँ के ऊपर ज़मीन एक्वायर की गई है और उसका आवंटन होने जा रहा है। उसमें पूरी उसके जो भी नियम का जो है वो भी सब उसके हम लोगों ने बन गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी का दावा है कि कन्नौज में अब तक जो भी विकास हुआ वो सपा सरकार में हुआ, लेकिन भाजपा अखिलेश के दावों को चुनौती दे रही और सबसे ज्यादा लड़ाई उस इत्र को लेकर हो रही जो कन्नौज की सबसे बड़ी पहचान है। अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज का विकास रुक गया है, थमसा गया है, क्योंकि सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। अब तक समाजवादियों ने कन्नौज का खूब विकास किया और यहाँ पर जितना विकास दिखाई देता है वो समाजवादियों की ही देन है। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में म्यूजियम बनाया था, लेकिन उपेक्षा का शिकार म्यूजियम आज खुद म्यूजियम बन करके रह गया है। हालांकि कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के कन्नौज पहुंचने पर कटाक्ष किया और कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश कन्नौज में साइकिल की रफ्तार बढ़ा पाएंगे? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बार सांसद रहे। मतलब वो कन्नौज के मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं और जिस तरह से वो लगातार कन्नौज पहुंच रहे उसे देख सूत्र बताते हैं कि अखिलेश कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी डिम्पल यादव 2019 में कन्नौज से चुनाव लड़ी थी, जिन्हें भाजपा के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था। लेकिन जिस तरह से डिम्पल ने मैनपुरी उपचुनाव में जीत हासिल की, उससे सवाल बड़ा हो गया कि अगर डिम्पल मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी तो कन्नौज से
कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अगर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो ये लड़ाई भाजपा के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भाजपा को जहां दिल्ली में हैट्रिक लगाने के लिए अपने मिशन 80 को पूरा करना है, तो सपा 5 के स्कोर से आगे बढ़कर दहाई तक पहुंचना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात एमएलसी की चक्रवर्ती जंग साइकिल का मिशन नंबर 1, क्योंकि 30 जनवरी को 5 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा की कोशिश सभी 5 सीटों पर जीत का परचम लहराने की है, तो सपा इस बार भाजपा का खेल खराब कर अपने लिए विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी हासिल करना चाहती है। लेकिन निर्दलीय और शिक्षक संघ गुट से उम्मीदवार के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है, क्योंकि 5 में से 3 सीटें भाजपा के पास हैं, तो 2 सीटें शिक्षक गुट के पास हैं। एमएलसी की चक्रवर्ती जंग साइकिल का मिशन 1। निकाय से पहले की फाइट, 5 सीट पर किसका भौकाल टाइट। उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव भले ही ओबीसी आरक्षण के बीच फंस गया हो, लेकिन 5 सीट पर 30 जनवरी को होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर सूबे का सियासी पारा गर्म नजर आ रहा, क्योंकि शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों पर सपा और भाजपा फिर एक बार आमने सामने हैं। जहां भाजपा इन सीटों को जीतकर 24 से पहले विजयी अभियान को जारी रखना चाहती है, वहीं सपा भाजपा का खेल बिगाड़कर विधान परिषद में अपने लिए विपक्ष की कुर्सी हासिल कर लेना चाहती है, क्योंकि 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी हासिल करने के लिए 10 सदस्यों की जरूरत होती है, लेकिन सपा के पास अभी सिर्फ 9 सदस्य हैं, यानी सपा अपने मिशन से सिर्फ एक कदम दूर है, जिसे वो इस चुनाव में पूरा कर लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन की 5 सीटों पर 30 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 12 जनवरी है। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने अब अपने 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। अब समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के अभी 9 सदस्य हैं और उनके पास जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है वो नहीं है, क्योंकि कुल 100 सदस्यों की संख्या है विधान परिषद में और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है उसके लिए 10% यानी 10 सदस्य होने जरूरी हैं। इसीलिए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। गौरतलब है कि जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 3 सीट पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन इस बार भाजपा की कोशिश सभी 5 सीटों को जीतने की है। यही वजह है कि भाजपा ने अपने तीनों सिटिंग एमएलसी को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने स्नातक एमएलसी कोटे की बरेली मुरादाबाद सीट से जयप्रताप सिंह व्यस्त, कानपुर 9 सीट से अरुण पाठक, गोरखपुर फैजाबाद सीट से देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया, जबकि शिक्षक कोटे की कानपुर 9 सीट के लिए वरुण रंजन भदौरिया और झांसी प्रयागराज क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी को प्रत्याशी बनाया है, जिन्हें जिताने के लिए भाजपा अभियान चलाने जा रही है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, खासतौर से शिक्षक और स्नातक वर्ग, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से समर्थन में है, उनको पसंद कर रहा है, उनको समर्थन दे रहा है, इसलिए हमारी जीत हो रही है। जो बड़े बड़े गढ़ थे, शर्मा गुट और वो गुट, सब धराशायी हो रहे हैं। हर वक्त स्कूलों में जाना, जनता की समस्याओं को देखना सुनना और चुनाव से पूर्व भी सारे वोटों को बनवाना, हमने नीचे धरातल से काम किया है और मैं समझता हूं कि इस बार पिछली बार से बहुत अधिक मतों से जयपाल सिंह जी विजयी होंगे। जबकि सपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान पहले ही कर दिया था। सपा ने स्नातक कोटे की गोरखपुर फैजाबाद सीट से करुणाकांत मौर्य, मुरादाबाद बरेली सीट से शिव प्रताप सिंह यादव और कानपुर 9 सीट से कमलेश यादव को टिकट दिया, तो शिक्षक कोटे की इलाहाबाद झांसी सीट से एसपी सिंह और कानपुर 9 सीट से प्रियंका को उम्मीदवार बनाया। तो निश्चित तौर पे पढ़े लिखे लोग और इसमें निर्णय लेंगे और समाजवादी पार्टी को बड़े मत से जिताएंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में बैलेट पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती थी। ये बैलेट का चुनाव है और पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, तो मैं ये नहीं मानता समाजवादी पार्टी के आगे कोई रहेगा। लेकिन निर्दलीय और शिक्षक संघ गुट से उम्मीदवार के उतरने से
मुकाबला रोचक हो गया है, क्योंकि 5 में से 3 सीटें भाजपा के पास है तो 2 सीटें शिक्षक गुट के पास है। मतलब एकदम साफ है, 5 सीटों पर होने वाला ये चुनाव इस बार न सिर्फ दिलचस्प बल्कि त्रिकोणीय नजर आ रहा, क्योंकि जो भी लड़ाई को जीतेगा उसका निकाय चुनाव में पलड़ा भारी हो जाएगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, बात कर लेते हैं जोशीमठ की, जहां पर बर्बादी की झांकी है। कर्णप्रयाग में कोहराम बाकी है, क्योंकि जोशीमठ से शुरू हुई बर्बादी अब कर्णप्रयाग तक पहुंच गई है, जहां जोशीमठ की तरह मकान दरक रहे हैं, सड़कें फट रही हैं और डर लोगों की जिंदगी पर हावी हो रहा है। अब सवाल इस बात का है कि क्या पूरा उत्तराखंड तबाही के मुहाने पर खड़ा है? सवाल इस बात का है कि जोशीमठ में बसे लोग जाएं तो जाएं कहां? क्योंकि सवाल सिर्फ अपने बसे बसाए आशियानों को छोड़ने का नहीं है, सवाल विकास की विनाश लीला का है, जिसने जोशीमठ और कर्णप्रयाग को ऐसे अंधेरे में डाल दिया है जिसकी कोई सुबह नजर नहीं आ रही है। और सवाल यह भी है कि जोशीमठ की तरह ही अगर कर्णप्रयाग में भी हालात बने तो क्या उसके लिए सरकार तैयार है? और सवाल यह भी है कि जोशीमठ में ही नाराजगी का आलम नहीं संभल पा रहा तो क्या कर्णप्रयाग के लिए सरकार तैयार है? ये ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब बिना देरी के मिलना बहुत जरूरी हो गया है। उनके सामान अभी वहाँ है, अगर ये टूट गया उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे थे, जोशीमठ खिसक रहा है, लोग के घर टूट रहे हैं, तब वो मुख्यमंत्री नहीं आए। टाइम बम पर खड़ा जोशीमठ, तबाही की टिक टिक जारी। जोशीमठ की बर्बादी झांकी है, कर्णप्रयाग बाकी है। उत्तराखंड का जोशीमठ बर्बादी के उस टाइम बम पर खड़ा है जहां ये कब जमीन में समा जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मकानों सड़कों में आई दरार हर मिनट के साथ बढ़ती जा रही। जोशीमठ के लोग हर दिन डर के साए में जी रहे, क्योंकि कब इस शहर का नाम नक्शे से मिट जाए कोई नहीं जानता। और इस बात का एहसास अब सुप्रीम कोर्ट को भी है, जिसने जोशीमठ में जमीन धंसने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पर हामी भर दी है। अब जोशीमठ त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाली याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके लिए कोर्ट ने 16 जनवरी की अगली तारीख दी है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हर मामले में शीर्ष अदालत आने की जरूरत नहीं है, इसके लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कभी जोशीमठ की सुबह होगी, क्योंकि अधिकारियों ने रात के अंधेरे में उन घरों और होटलों को गिराने का काम शुरू कर दिया जिनमें भूस्खलन और जमीन के धंसने के कारण दरारें आ गई हैं। ऐसे ही 2 होटल मलारी इन और माउंट व्यू हैं जिन्हें प्रशासन ढहाने पहुंचा था, लेकिन होटल मालिक और स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। आप देखो ये पूरा मलारी यहाँ पे होटल खड़ा है, इसके पीछे भी लोगों ने अपने मकान खाली किए हुए हैं, उनके सामान अभी वहाँ है, अगर ये टूट गया, उनका सामान ऐसे टूट गया, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। 14 महीने पहले से जब जोशीमठ दरक रहा था तब एसडीएम जोशीमठ घर घरों में जाके दरारें देख के आ जाती है। लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे थे, जोशीमठ खिसक रहा है, लोग के घर टूट रहे हैं, तब वो मुख्यमंत्री नहीं आए। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और जो भी आश्वासन सरकार हमें दे रही है लिखित में दे। मास्टर प्लान दे रहा, इसके बद्रीनाथ जी की तर्ज पे पैसा दिया जाए और हमें सिर्फ पैसे और उसकी वो नहीं है, हम युवा लोग हैं, हम दोबारा से सारा बिजनेस खड़ा कर देंगे। हमें रोजगार भी चाहिए। हमारे रोजगार का क्या होगा अगर हमें ऐसी जगह विस्थापित कर दिया जाएगा? हम मकान बनाएंगे, कैसे बच्चों की फीस देंगे, कहां से घर चलाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने, रोजगार का मुद्दा सामने खड़ा है। ये पुलिस वाले मार रहे हैं हमको, धमका रहे हैं हमको, बिना मेरी प्रॉपर्टी के मुआवजा डिसाइड किए हुए ये हमको दबा रहे, धमका रहे, मारने की धमकी दे रहे हैं, ये गोली उड़ाने की। क्या चाहते धारा 144 लगाने की धमकी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ जब तक हमारे सारे प्रभावित लोगों का मुआवजा डिसाइड नहीं होगा।
होटल मालिकों का आरोप है कि बिना मुआवजे की बात किए ही उनके होटल को गिराया जा रहा है। लेकिन तबाही के टाइम बम पर सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, क्योंकि विकास की ये विनाश लीला जोशीमठ से 81 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग तक पहुंच गई है, जहां जोशीमठ की तरह ही मकानों में दरार आ गई है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर इलाके में मौजूद हूँ। जोशीमठ में मकानों में दरारें आ रही हैं, कई जगह जमीन धंस चुकी है या धंस रही है, पानी आ रहा है। ये तमाम खबरें आप देख रहे हैं, हम लगातार पल पल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कर्णप्रयाग के इस बहुगुणा नगर इलाके की, यहाँ के मकानों में भी दरारें आ चुकी हैं और ये सिलसिला पिछले 1 साल से जारी है। मैं एक मकान में मौजूद हूँ, एक परिवार यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। आप पहले इस मकान की स्थिति देखिए। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी दरारें हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये परिवार इन्हीं दरारों के बीच में ये रहता है। किस तरह का डर इनको है और ये दरारें क्यों आई, कब आई, मैं आप ही से जानना चाहूँगा। जी आप बताइए, कब से हैं ये दरारें? 2 साल से साहब। 2 साल से? तो आपने स्थानीय प्रशासन से बात की? प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिले भी। लेकिन ये तो मकान ऐसा लग रहा है कि दीवार तो कभी भी गिर जाए। खतरा बना हुआ है, खतरा बना हुआ है साहब। ऐसे ही रह रहे हैं हम इसमें, कहाँ जाएं? पूरी अपनी कमाई यहीं लगाई हमने। आपको बता दें कि जोशीमठ और कर्णप्रयाग के अलावा उत्तराखंड के कई और इलाकों में भी जमीन खिसकने और धंसने का खतरा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के कारण श्रीनगर गढ़वाल में भी भूस्खलन का खतरा है। इसी तरह ऑल वेदर रोड पर कई ऐसी जगह हैं जिनको प्रशासन ने पहले ही डेंजर जोन घोषित कर रखा है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोपगढ़ डेंजर जोन एक ऐसा ही खतरनाक इलाका है जहां बारिश के समय भूस्खलन का खतरा हमेशा रहता है। प्रशासन ने नरकोटा के करीब भी कई डेंजर जोन की पहचान की है। मतलब उत्तराखंड के कई इलाकों में जोशीमठ जैसी आपदा का खतरा मंडरा रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि उत्तराखंड के इस विनाश का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पूरा सिस्टम मौन है। या हमने कुछ चीजों को नजरअंदाज किया है। अगर हम साइंस और साइंटिस्ट की अप्रोच को और एनवायरमेंटलिस्टों की अप्रोच को नहीं मानेंगे तो ऐसी ही घटना घटेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार एक्सपर्ट्स का, एनवायरमेंटलिस्ट का जानकारी का सहयोग लेगी और वहाँ के लोगों की जो संभव मदद हो वो मदद करे। सरकार इतनी बेसुध है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। सरकार को चाहिए कि जोशीमठ में पहले से जब घोषणा थी तो उनका बंदोबस्त करना चाहिए। सरकार हर जगह फेल है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। बहुत विध्वंसक स्थिति है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास जोशीमठ की स्थिति के समझने और निपटाने की कोई समझ नहीं है। होटल तोड़ने के आदेश दे दिए हैं, घरों को तोड़ने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन मुआवजा क्या दिया जाएगा उनको अभी तक नहीं बताया गया। अब सवाल इस बात का है कि जोशीमठ में बसे लोग जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि सवाल सिर्फ अपने बसे बसाए आशियाने को छोड़ने का नहीं, सवाल उस सिस्टम का भी है जिसने विकास के नाम पर उनके इन आशियानों की आहुति ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ठंड वाले जनवरी में चक्रव्यूह की, क्योंकि लगातार गिरता पारा लोगों को मौत बांट रहा है। कानपुर में ठंड का ऐसा कहर है कि पिछले 9 दिनों में हार्ट अटैक से 131 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर और सीने में दर्द जैसी शिकायतें लेकर मरीज अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में अपने परिजनों को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह दे रहे हैं। ठंड का जनवरी वाला चक्रव्यूह खून जमा देगा बर्फीला कर्फ्यू। हार्ट पर अटैक, नस हो रही है ब्लॉक। हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनजीवन ठप है क्योंकि इस ठंड ने सिर्फ रैन बसेरे, रेल यात्रा और हवाई उड़ान पर ब्रेक नहीं लगाया है, लोगों की सांसों पर भी ब्रेक लगा दिया है। कानपुर में ठंड का कहर ऐसा है कि पिछले 9 दिनों में हार्ट अटैक से 131 लोगों की मौत हो गई। पहले 2011 में 7 दिन या 8 दिन था, इसके बाद 2012 या 13 में 9 दिन था। अब की बार वो रिकॉर्ड हो गया कि 10 दिन तक लगातार सनशाइन अवर्स जीरो है।
लेकिन अगर दिन में धूप निकलती है तो जनमानस को तकलीफ नहीं होती है, हेल्थ पे कोई दिक्कत नहीं होती है और लोग अपना जो भी काम है वो लगातार कर सकते हैं। तापमान कितना इस समय रिकॉर्ड किया जा रहा है, कितना आज 4 डिग्री तापमान है, जो कमी की श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के मुताबिक 2012 के बाद पहली बार लगातार 10 दिन तक सनशाइन 0 आवर रिकॉर्ड किया गया है। इसका मतलब धूप 10 दिनों से नहीं निकली है। की बार जो सनशाइन अवर्स होते हैं वो 0 सनशाइन अवर्स लगातार 11 साल के 10वें साल के बाद आज फिर 10 दिन लगातार। सनशाइन अवर्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि धूप बिल्कुल ना निकलना। जब धूप बिल्कुल नहीं निकलती है तो सर्दी रहने की संभावना पूरी रहती है और दिन में गलन भी रहती है। यही हाल नोएडा का भी है, जहां लगातार चौथे दिन घने कोहरे और कड़ाके की ठंड जारी है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम होने के चलते सड़क पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। लेकिन सवाल ठंड से हो रही मौत का है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर और सीने में दर्द जैसी शिकायतें लेकर मरीज अस्पताल आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में अपने परिजनों को छोड़कर मरीज इस दुनिया से चले जा रहे हैं। डॉक्टर इसकी वजह रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही सर्दी को बता रहे हैं, क्योंकि ठंड से नसों में खून का थक्का जम रहा है और यही बात लोगों को डरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।